वेलकम टू अफेयर्स अल्केमी। आज हम 23, 24, 25 मई के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। तो हाल ही में केरल की नई यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने भारत का पहला डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो लॉन्च किया। यह कदम भारत में एआई गवर्नेंस और तकनीकी प्रशासन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। इस नए विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में एआई आधारित इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन और ई गवर्नेंस जैसे क्षेत्र में एआई तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि एआई की मदद से सरकारी सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी, प्रभावी बनाया जाए। साथ ही एआई स्टार्टअप, रिसर्च सेंटर्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि युवाओं को नई तकनीकी नौकरियों के अवसर मिल सकें। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एआई के लिए अलग कैबिनेट स्तरीय पोर्टफोलियो बनाया है। यह पहल भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हर वर्ष इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 20 मई, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 25 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25, ऑप्शन सी 22 मई। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आईडीबी प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण, प्रकृति संसाधनों के संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी को लागू किया था और जिसके महत्व को दर्शाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में भी वैश्विक स्तर पर इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से मनाया गया। सीबीडी का संबंध अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील से है तथा इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? 22 मई को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप और केयर इकोसिस्टम हेतु स्नायु डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु जीवन ऐप और तथा स्थायु डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। जीवन ऐप का उद्देश्य बुजुर्गों का स्वास्थ्य सुरक्षा सहायता सेवाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। वहीं सहायतायु डैशबोर्ड वृद्धजन देखभाल केयर इकोसिस्टम से जुड़ी सेवाओं की निगरानी और समन्वय को मजबूत करेगा। यह पहल भारत में बढ़ती वृद्धजन आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजिटल एल्डर केयर सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए टेक्नोलॉजी आधारित समावेशी और सुलभ सेवाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे बुजुर्गों की जीवन गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा में सुधार हो सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में पारंपरिक भारतीय कढ़ाई कला को संरक्षित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित की जाने वाली कलाकार कौन है? ऑप्शन ए शांता देवी, ऑप्शन बी तृप्ति मुखर्जी, ऑप्शन सी मालिनी अवस्थी, ऑप्शन डी रुक्मणी देवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तृप्ति मुखर्जी। तो प्रसिद्ध कांथा कलाकार तृप्ति मुखर्जी को पारंपरिक भारतीय कढ़ाई के संरक्षण और संवर्धन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। कांथा कला पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश क्षेत्र की पारंपरिक हस्तकला मानी जाती है, जिसमें कपड़ों पर हाथ से सुंदर और सूक्ष्म कढ़ाई की जाती है। तृप्ति मुखर्जी ने इस लोक कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सम्मान भारत की पारंपरिक हस्तशिल्प तथा और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान और समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीतने वाली पहली मेड इन ट्रांसलेट कृति कौन सी बनी है? ऑप्शन ए द गार्डन ऑफ इवनिंग मिस्ट, ऑप्शन बी ताइवान ट्रेवलॉग, ऑप्शन सी सेलेस्टियल बॉडीज, ऑप्शन डी टॉम्ब ऑफ सैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ताइवान ट्रेवलॉग। तो हाल ही में ताइवान ट्रेवलॉग ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीतकर इतिहास रच दिया। यह पहली ऐसी मैंडेरियन ट्रांसलेटेड मंदारिन भाषा में अनुदित कृति बनी है जिससे यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार मिला है। यह उपन्यास ताइवान के इतिहास, संस्कृति, पहचान और सामाजिक बदलावों को गहराई से प्रस्तुत करता है जिसके कारण इसे वैश्विक स्तर पर काफ़ी सराहना मिली। इंटरनेशनल बुकर प्राइज विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में एक माना जाता है जो अंग्रेजों में अनुदित श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार लेखक और अनुवादक दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है तथा ताइवान ट्रेवलॉग की जीत मंदारिन साहित्य के वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी गई डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन कौन है? ऑप्शन ए प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पूर्व डब्ल्यूएचओ मुख्य वैज्ञानिक, ऑप्शन सी भारतीय शास्त्रीय गायिका, ऑप्शन सी नोबेल पुरस्कार विजेता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्व डब्ल्यूएचओ मुख्य वैज्ञानिक। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन भारत की प्रसिद्ध चिकित्सा वैज्ञानिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जिन्हें हाल ही में रॉयल सोसाइटी की फेलो चुना गया है। वे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूर्व चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं और वैश्विक स्वास्थ्य, संक्रामक रोग नियंत्रण तथा चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र के में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानी जाती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने वैज्ञानिक नीति निर्माण और स्वास्थ्य सलाह की अहम भूमिका निभाई थी। रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1660 में हुई थी। इसका फेलो चुना जाना विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत सम्मानजनक उपलब्धि माना जाता है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो रॉयल सोसाइटी की फेलो अभी कौन चुनी गई है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में दक्षिण कोरिया में इंडियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में इंडियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। यह स्मारक कोरिया युद्ध के दौरान योगदान देने वाले भारतीय सैनिकों और चिकित्सा दलों की स्मृति में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य भारत और दक्षिण कोरिया के बीच ऐतिहासिक संबंधों, शांति प्रयासों और सैन्य सहयोग को सम्मान देना है। भारत ने कोरियन वॉर 1950 से 1953 के दौरान चिकित्सा सहायता और मानवीय सहयोग प्रदान किया था जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था। यह स्मारक भारत दक्षिण कोरिया रक्षा संबंधों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। तो हाल में दक्षिण कोरिया में इंडियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में वामन वन नामक इंटरेक्टिव बायोडाइवर्सिटी जोन विकसित करने की योजना किस विभाग ने बनाई? ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी दिल्ली वन विभाग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ऑप्शन डी दिल्ली विकास प्राधिकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली वन विभाग। तो हाल ही में दिल्ली वन विभाग, दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वामन वन विकसित करने की घोषणा की है जो एक इंटरेक्टिव बायोडाइवर्सिटी जोन होगा। इसका उद्देश्य लोगों, विशेषकर बच्चों और युवाओं को प्रकृति और जैव विविधता के करीब लाना है। इस परियोजना के तहत विभिन्न पौधों, पक्षियों, औषधीय वनस्पतियों और प्राकृतिक परिस्थिति से जुड़ी जानकारियों को इंटरेक्टिव तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण, अर्बन बायोडाइवर्सिटी और नेचर अवेयरनेस को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वामन वन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरित वातावरण को मजबूत करना तथा लोगों में इकोलॉजिकल बैलेंस और सस्टेनेबल लिविंग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। हमारे तो वामन वन नामक इंटरेक्टिव बायोडाइवर्सिटी जोन
विकसित करने की योजना किस ने बनाई है? दिल्ली वन विभाग ने, दिल्ली फोर्स डिपार्टमेंट ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में 41 वर्ष की आयु में निधन होने वाले नास्कर लीजेंड कौन थे? नास्कार लीजेंड कौन थे? ऑप्शन ए जेफ जॉर्डन, ऑप्शन बी जिमी जॉनसन, ऑप्शन सी काइल बुश, ऑप्शन डी टोनी स्टेवर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी काइल बुश। तो प्रसिद्ध नेस्कर रेसिंग ड्राइवर काइल बुश का 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिसके बाद वैश्विक मोटर स्पोर्ट जगत में शोक की लहर फैल गई। वे नेस्कर इतिहास के सबसे सफल और लोकप्रिय ड्राइवर्स में गिने जाते थे। काइल बुश ने अपने करियर में 2 नेस्कर कप सीरीज चैंपियनशिप 2015 और 2019 जीती हैं तथा नेस्कर की शीर्ष 3 राष्ट्रीय श्रृंखलाओं में कुल 234 जीत दर्ज की है। काइल बुश अपनी आक्रामक रेसिंग शैली और रोडी उपनाम के लिए प्रसिद्ध थे। वे रिचर्ड चाइल्ड रेसिंग टीम से जुड़े हुए थे। नेस्कर के आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली ड्राइवर्स में शामिल माने जाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में पहली बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीतने वाला क्लब कौन सा बना? ऑप्शन ए मोहन बागान, ऑप्शन बी मुंबई सिटी एफसी, ऑप्शन सी केरला ब्लास्टर्स, ऑप्शन डी ईस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ईस्ट बंगाल। तो हाल ही में ईस्ट बंगाल ने पहली बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ क्लब ने 22 वर्षों से चले आ रहे बड़े राष्ट्रीय लीग खिताब के इंतजार को समाप्त किया। ईस्ट बंगाल भारत के सबसे पुराने और लोकप्रिय फुटबॉल क्लबों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में कोलकाता में हुई थी। इंडियन सुपर लीग भारत की प्रमुख पेशेवर फुटबॉल लीग है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। ईस्ट बंगाल की यह जीत भारतीय फुटबॉल इतिहास में की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में मानी जा रही है तथा इसके क्लब की घरेलू फुटबॉल में मजबूत वापसी भी देखने को मिली। तो पहली बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीतने वाला क्लब कौन सा है? ईस्ट बंगाल। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 मई, ऑप्शन डी 24 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 23 मई। तो वर्ल्ड टर्टल डे हर वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में कछुओं और टॉर्टोइज के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिन लोगों के प्रति आवास, प्राकृतिक आवास और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। कछुओं की कई प्रजातियां प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार और प्लास्टिक कचरे के कारण खतरे में, इसलिए वर्ल्ड टर्टल डे के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा का संदेश दिया जाता है। वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? 23 मई को। यह कब से मनाया जा रहा है? ये सिंस 2000 से मनाया जा रहा है और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अमेरिकन टोर्टोइज रेस्क्यू के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में प्रतिष्ठित 2026 AIAA गोल्डन अवार्ड किस मिशन को प्रदान किया गया? ऑप्शन ए आदित्य 11, ऑप्शन बी गगनयान मिशन, ऑप्शन सी चंद्रयान 3, ऑप्शन डी मंगलयान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रयान 3। तो भारत के ऐतिहासिक चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित AIAA गोल्डन अवार्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान मिशन की तकनीकी सफलता और चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग के लिए दिया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा संचालित चंद्रयान 3 मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना दिया है। इस उपलब्धि ने भारत की अंतरिक्ष तकनीक और वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में जारी ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने लोग अफोर्डेबिलिटी ट्रैप में फंसे हुए हैं? ऑप्शन ए 1.4 बिलियन, ऑप्शन बी 2.4 बिलियन, ऑप्शन सी 3.4 बिलियन, ऑप्शन डी 4.4 बिलियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3.4 बिलियन। तो ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 3.4 बिलियन लोग अफोर्डेबिलिटी ट्रैप यानी महंगे और असुरक्षित आवास की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में लोग अपनी आय के अनुसार उचित और सुरक्षित घर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट में तेजी से बढ़ती है जनसंख्या, शहरीकरण, महंगाई और घरों की बढ़ती कीमतों को इस संकट का प्रमुख कारण बताया गया। यह स्थिति वैश्विक स्तर पर सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ाने के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर को भी प्रभावित कर रही है।
हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत ने रणनीतिक व्यापारिक संबंध मजबूत करने हेतु वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेशन प्रोटोकॉल किस देश के साथ हस्ताक्षरित किए हैं? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इथियोपिया। तो भारत और इथियोपिया ने हाल ही में WTO एक्सेशन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग और को बढ़ाना और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में आपसी साझेदारी को मजबूत करना है। यह समझौता निवेश, निर्यात और आर्थिक सहयोग के नए अवसर प्रदान करता है। साथ ही इससे भारत और इथियोपिया के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिलने के साथ अफ्रीका क्षेत्र में भारत की आर्थिक उपस्थिति बढ़ेगी। तो किसके WTO प्रोसेशन प्रोटोकॉल किसके देश के साथ साइन किए हैं? इथियोपिया के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने उड़ीसा के स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के तहत किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अग्नि 5, ऑप्शन बी पृथ्वी 2, ऑप्शन सी अग्नि 1, ऑप्शन डी ब्रह्मोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अग्नि 1। तो भारत ने हाल ही में अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा तट से किया है। यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड की निगरानी में किया गया। इसका उद्देश्य मिसाइल की परिचालन क्षमता और सटीकता का मूल्यांकन करना था। अग्नि 1 एक मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है जिससे भारत की सामरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है। यह परीक्षण भारत की रक्षा क्षमता और स्वदेशी मिसाइल तकनीक में बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। तो हाल ही में भारत ने उड़ीसा से स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के तहत किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 1 का। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में चीन के किस प्रांत में घातक कोयला खदान विस्फोट की घटना हुई जिससे कई लोगों की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए हुबेई, ऑप्शन बी सिचुआन, ऑप्शन सी सांकसी, ऑप्शन डी गुआंगडोंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सांकसी। तो हाल ही में सांक्सी प्रांत में एक भीषण कोयला खदान विस्फोट हुआ जिससे कई श्रमिकों की मृत्यु हुई। हादसे के बाद बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाया गया और प्रभावित मजदूरों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया गया। चीन में कोयला खदान दुर्घटनाएं अक्सर सुरक्षा मानकों की कमी और गैस विस्फोट जैसी समस्याओं के कारण होती हैं। इस घटना ने खनन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और श्रमिक संरक्षण को लेकर गंभीर चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल रिजर्व के नए चेयर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया जिन्होंने जेरोम पवेल का स्थान लिया है? ऑप्शन ए जेनेट येलेन, ऑप्शन बी केविन वॉर्स, ऑप्शन सी वेर वार्नेक, ऑप्शन डी रिचर्ड फ्लोरिडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केविन वार्स। तो केविन वार्स ने हाल ही में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नए चेयर के रूप में शपथ ग्रहण किए। उन्होंने जेरोम पवेल का स्थान लिया। केविन वार्स पहले भी फेडरल रिजर्व बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं और उन्हें आर्थिक नीतियों का अच्छा अनुभव है। फेडरल रिजर्व अमेरिका की मौद्रिक नीति, ब्याज दरों और वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने वाली प्रमुख संस्था है। नई चेयर की नियुक्ति का प्रभाव केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों पर भी पड़ता है। तो अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नए चेयर कौन चुने गए हैं? केविन वॉर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की मंजूरी के बाद आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ के रूप में 2028 तक किसका कार्यकाल बढ़ाया गया? ऑप्शन ए शशिधर जगदीशन, ऑप्शन बी संदीप बख्शी, ऑप्शन सी उदय कोटक, ऑप्शन डी अमिताभ चौधरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संदीप बख्शी। तो संदीप बख्शी का कार्यालय आईसीआईसीआई बैंक ने के सीईओ एम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इस विस्तार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मंजूरी दी गई है। संदीप बख्शी के नेतृत्व में आईसीआई बैंक ने डिजिटल बैंकिंग, ग्राहक सेवा और वित्तीय प्रदर्शन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उनका कार्यकाल बढ़ाया जाना बैंक की स्थिरता और भविष्य की विकास रणनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन बी विजय शंकर, ऑप्शन सी यूसुफ पठान, ऑप्शन डी चैटुर्थ बिनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विजय शंकर। तो विजय शंकर ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है। विजय शंकर भारतीय टीम के लिए एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते रहे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में योगदान दिया।
उन्होंने आईपीएल में विभिन्न टीमों का प्रतिनिधित्व किया और अपनी बल्लेबाजी तथा मध्यम गति गेंदबाजी से पहचान बनाई। उनके संन्यास के साथ भारतीय घरेलू टीम क्रिकेट के एक अनुभवी खिलाड़ी के करियर का महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। तो हाल ही में किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? विजय शंकर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में 100 मीटर दौड़ में 10.909 सेकंड का समय निकालकर सबसे तेज भारतीय स्प्रिंटर कौन बने? ऑप्शन ए अमलान बोरगोहेन, ऑप्शन बी गुरिंदरवीर सिंह, ऑप्शन सी मनु टीएस, ऑप्शन डी धनलक्ष्मी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुरिंदरवीर सिंह। तो गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड में पूरा कर इतिहास रच दिया है। इस प्रदर्शन के साथ वे भारत के सबसे तेज स्प्रिंटर बन गए और उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। उनकी यह उपलब्धि भारतीय ट्रैक एवं फील्ड खेलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। गुरविंदर सिंह के इस प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्प्रिंट क्षमता को नई पहचान मिली है और भविष्य में उनसे बड़े टूर्नामेंट में पदक की उम्मीद बढ़ी है। तो हाल ही में 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड का समय निकाले सबसे तेज भारतीय स्प्रिंटर कौन बने हैं? गुरिंदर वीर सिंह। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा विचार है, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। अगर इसकी हम बात करें इसका क्या मतलब है, तो जिंदगी में इसका मतलब ये होगा कि जिंदगी में हर इंसान के पास दुख, परेशानी और कठिनाइयाँ होती हैं। खुश रहने वाले लोग भी मुश्किलों से गुजरते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वे उन दुखों को अपनी पूरी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने देते हैं। असली खुशी तब आती है जब इंसान हालात चाहे जैसे भी हों, फिर भी खुद को संभालना और आगे बढ़ाना सीख ले। ओके फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही करंट अफेयर्स पे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।